है कार्बन। कार्बन असल में है क्या? दिस इज अ कार्बन। ये कार्बन है बेटा। ये कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ये सेंट्रल पार्ट है। दिस इज अ सेंट्रल पार्ट जिसको आप न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये सेंट्रल पार्ट है जिसमें ये वाला कलर शो कर रहा है कि ये प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, और ये वाला कलर शो कर रहा है कि ये न्यूट्रॉन्स हैं। तो दिस इज अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है बेटा ये। और इस न्यूक्लियस के अंदर 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। और जबकि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 2 इनर शेल में पाए जाते हैं, 4 आउटर शेल में पाए जाते हैं। हमेशा याद रखें कि आप जब भी किसी एलिमेंट की वैलेंसी को शो करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बेस पे होता है। तो इस जगह पे आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4 मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। 1, 2, 3, 4 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल हैं। तो इस वजह से ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। दोबारा सुन लें कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 होने की वजह से ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। कार्बन बेटा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं कि ये टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट है कार्बन। कार्बन कार्बन में कार्बन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसमें, और ये कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट शेल possesses 4 electrons. That's why it belongs to fourth group. ये नंबर 4 चौथा ग्रुप जो है उसके साथ रिजेंबल करते हैं ये, या फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। केमिस्ट्री के अंदर पैराडिक टेबल में इनकी पोजीशन फोर्थ ग्रुप में है। इस वजह से है बेटा ये कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
दूसरे शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 होने की वजह से हम कहते हैं कि ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब ये है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ ये कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में इसके पास आउटर मोस्ट शेल में टेट्रावेलेंट कंडीशन है। और ये क्या है बेटा, दीज आर कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं, अवेलेबल हैं इसके पास, और 4 इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। 4+4 मीन हर एलिमेंट की कोशिश होती है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर आक्टा कंप्लीट हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो या 8 के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर जो है एक स्ट्रक्चर बनाई जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स में इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसकी 4 वैलेंसी है, या हम कहते हैं कि ये टेट्रावेलेंट है। ये 4 वैलेंसी पाई जाती है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो टेट्रावेलेंट होते हैं कार्बन, वैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कार्बन का होना जरूरी है। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दैट पोसेस द तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद जो हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, लिपिड्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे, इन तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर किस चीज की अवेलेबिलिटी है, दैट पोसेस द कार्बन, उनके अंदर कार्बन का अवेलेबल होना जरूरी है। अब अगर हम आगे देखें तो कार्बन जो है बेटा उसके आउटर मोस्ट शेल में, मैंने ये पहले भी बताया आपको कि ये जो है आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से ये टेट्रावेलेंट है। और इसके अंदर फर्स्ट जो स्टेप है या फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अंदर जो सेंट्रली जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स में कॉमनली पाए जाते हैं। अब हम अगर देखें तो एक कार्बन के साथ बेटा जो है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आयंस अपनी बॉन्डिंग बना सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हम इस तरीके से शो करते हैं, 4 इसके पास अपने पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और 4 किसी और के साथ ये कॉम्बिनेशन करके अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में आक्टा में या आक्टा कन्वर्ट जो है कंप्लीट कर सकता है। तो मीन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का ये आपस में शेयर करेंगे, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे। इसी तरीके से अगर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिल जाए, CH4 जिसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज मीथेन। इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। मीथेन में क्या होता है कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। और दूसरी बात, अगर कार्बन के साथ सीधी एक चेन बनाए, जैसे ये वाली चेन आपको नजर आ रही है, अगर कार्बन के साथ एक सीधी चेन बनाए, स्ट्रेट चेन बने, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये लीनियर चेन है। दिस वन इज नोन एज लीनियर चेन है। ये एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ स्ट्रेट में सीधा जो है अरेंजमेंट दिखाए, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये लीनियर चेन है। अगर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मिले तो दिस इज द मीथेन। अगर कार्बन और कार्बन जो है स्ट्रेट लाइन में सीधे बिल्कुल जो है उनकी अरेंजमेंट हो, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये लीनियर चेन है।
अब इस जगह पे एक और चीज, अगर कार्बन सर्किल में एक जो है साइक्लिक वे में आए तो इनको हम नाम देते हैं कि ये कार्बन की साइक्लिक चेन है। ये दिस इज नोन एज साइक्लिक चेन, कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ साइक्लिक तरीके से, मीन्स एक कार्बन जो है इस तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकता है, किसी भी तरीके से अगर जो है कार्बन एक कॉम्बिनेशन कर रहा है और स्ट्रक्चर आपको साइक्लिक नजर आ रही है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि दिस इज द साइक्लिक चेन। तो ये साइक्लिक चेन है, ये भी साइक्लिक चेन है। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन, जो है ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन। तो इसी तरीके से ये नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहे हैं, बाकी और कोई ऐसा इशू नहीं है। तो कार्बन के साथ अगर कार्बन स्ट्रेट अरेंज हो तो उसको आप नाम देंगे लीनियर चेन। अगर राउंडेड सर्किल में हो तो साइक्लिक चेन। अगर जो है एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लग जाएं तो उसको आप नाम देंगे कि ये मीथेन है। एक और चीज आती है बेटा, कार्बन के साथ कार्बन अटैच हो मगर उसमें ब्रांचेज हो, ये वाली ब्रांचेज, ये इस तरीके से। तो ये कार्बन, ये इस तरीके से ये चेन है, तो ये बिल्कुल इस स्ट्रेट चेन है इस तरीके से, और किसी भी जगह से किसी भी कार्बन से ये चेन बन सकती है। तो ऐसी चेन को हम नाम देते हैं कि ये ब्रांच्ड चेन है। दिस इज नोन एज ब्रांच्ड चेन। अगर कार्बन कार्बन के साथ कॉम्बिनेशन करे इसे, मगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई चेन इस तरीके से बन जाए इस जैसी, तो आप उसको नाम देंगे कि ये ब्रांच है। एक कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ या किसी भी कार्बन के साथ चेन बन सकती है। अगर कार्बन के साथ एक ब्रांचिंग या ब्रांच चेन भी अटैच्ड हो तो उसको आप नाम देंगे कि ये ब्रांच चेन है। कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से टेट्रावेलेंट है, और किसी भी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ अपने शेयरिंग करवा सकता है या शेयरिंग कर सकता है। तो कार्बन जो है हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है और इसको हम टेट्रावेलेंट कहते हैं, 4th ग्रुप का एलिमेंट है। और कार्बन जो है अगर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मिल जाएं तो उसको आप मीथेन कहेंगे। अगर एक कार्बन जो है बिल्कुल सीधी चेन दिखाए तो उसको आप स्ट्रेट या लीनियर चेन कहेंगे। साइक्लिक में दिखाए तो साइक्लिक चेन कहेंगे। अगर छोटी सी ब्रांचेस बन जाएं तो उसको आप ब्रांच चेन कहेंगे। और एक और चीज, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड हो, जैसे ये इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो है कार्बन और कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड बना हुआ है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड हो तो उसको आप कहेंगे कि ये सैचुरेटेड बॉन्डिंग है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड बॉन्डिंग है। इस जगह पे देखें, 2 चीजें आप याद रखें, एक सैचुरेटेड when single bond is present in between carbon and carbon, या कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा हो। कार्बन और कार्बन के बीच में भले ही जगह पे आप हाइड्रोजन को ऐड कर दें, ये लगाने का मतलब है कि दैट पॉजेसेस द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एडेड है। अल्टीमेटली कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर इसके साथ हाइड्रोजन अल्टीमेटली अटैच्ड होते हैं कार्बन के साथ। अगर कार्बन कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए, तो ऐसी कंडीशन को आप कहेंगे कि दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, दिस वन इज अ सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड हो तो उसको आप सैचुरेटेड कहेंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको आप अनसैचुरेटेड का नाम देते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पे भी एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड, इन बिटवीन कार्बन
one or more double or triple bonds प्रेजेंट हो। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे ज्यादा 2 3 4 भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ये कार्बन है, अब कार्बन और कार्बन के बीच में ये आ गया डबल बॉन्ड, तो आप क्या कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड है बिकॉज इट पॉजेसेस डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है इसे, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आपस में ये शेयर कर चुके हैं, तीसरा इसके साथ, तो इस वजह से बाकी एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा। तो आप काउंट कर लें कि 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4 4 इसके कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके पास हाइड्रोजन जो है इस तरीके से अटैच होगा। इसको हम क्या कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड बेटा क्यों है? बिकॉज इट पॉजेस डबल बॉन्ड। कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, कम से कम, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड 2 3 4 जो है आ गए तो परेशान हो जाए, या डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड भी हो सकते हैं एक ही चेन के अंदर। तो अगर एक चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो या उससे ज्यादा ट्रिपल या डबल बॉन्ड हो, तो ऐसी कंडीशन को आप कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग है। अब एक और एग्जांपल देख रहे हैं इस जगह पे कि फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, कार्बन और कार्बन के साथ ये एक लंबी चेन बनी हुई है, मगर एक जगह पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आपको कहीं पे भी मिल रहे हैं, अनसैचुरेटेड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड इस जगह पे अवेलेबल है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है इस जगह पे, तो एक इस जगह पे हाइड्रोजन अटैच होगा और 3 इलेक्ट्रॉन इसके जो है आपस में शेयर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इस जगह पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से मीन्स इसके पास बाकी एक हाइड्रोजन ऐड होगा, एक भी नहीं होगा, एक तो हो गया, 1 2 3 4, 3 इसके साथ इसके हो गए, तो ये नहीं होगा इस जगह पे, और इस जगह पे ये एडिशन होगी इसकी, तो ये किस जगह पे एडिशन होगी, इस जगह पे ये एडिशन होगी इसकी, इस पॉइंट पे हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और इस जगह पे भी होगा, इस जगह पे भी, इस पॉइंट पे नहीं होगा, इस जगह पे होगा, इस जगह पे भी, इस तरीके से। अब कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। इस जगह पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड। तो इन कंपाउंड्स को आप क्या कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड है। कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है, कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन को आप नाम देंगे कि ये अनसैचुरेटेड है। ज्यादा भी हो सकते हैं, देखें कि कार्बन है, ये कार्बन के साथ एक जगह पे ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आगे चल के किसी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, या किसी जगह पे आगे चल के डबल बॉन्ड हो गया, तो इसको भी आप क्या कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, मीन्स 2 हो 3 हो, कोई इशू नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को आप कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। मगर एक चीज से आपको ख्याल रखना है, तवज्जो रखनी है कि ज्यादातर बच्चे जो मिस्टेक कर देते हैं एक और चीज पे, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लिख दूं
अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को मिटा देता हूं, अगर बच्चे ज्यादातर जो मिस्टेक करते हैं, कभी कभार क्या होता है कि हम ए से देते हैं कार्बन और कार्बन के साथ लास्ट में ये ऑक्सीजन लगा देते हैं। बच्चों को क्योंकि कहा गया है डबल बॉन्ड, सिर्फ डबल बॉन्ड, तो उनके जहन में ये होता है कि भाई कोई भी चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए दैट इज अनसैचुरेटेड। मगर हम याद रखेंगे इस चीज को कि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में हो, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, दिस इज नॉट मीन्स अनसैचुरेटेड कंडीशन। तो ये सैचुरेटेड बॉन्ड है, बॉन्डिंग सैचुरेटेड है। ये इस जगह पे हमारे पास जो अवेलेबल है इस पॉइंट पे, ये डबल बॉन्ड किसके बीच में डबल बॉन्ड अवेलेबल है, डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन है। जबकि हम पहले पढ़ते हैं कि अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि इन अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग डबल बॉन्ड double bond should present in between कार्बन एंड कार्बन। डबल या ट्रिपल भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप डबल की बात करें। तो कम से एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड अगर अवेलेबल है तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये अनसेचुरेटेड बॉन्डिंग है। सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल एक एक बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड या उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड, मैंने एक चीज लिखी है बेटा, आप जिस चीज पे तवज्जो नहीं दे रहे थे इस वजह से तो मैंने एग्जांपल दिया है। मैंने लिखा है इस पॉइंट पे देखें, when single bond is present in between the carbon, in between the carbon, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जहां पे डबल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड कहलाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के लिए मैंने नहीं कहा, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए मैंने नहीं कहा, कार्बन और किसी और एलिमेंट के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हमने नहीं कहा। डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है या कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसी बॉन्डिंग को इस जगह पे हम कहेंगे कि ये अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या अनसेचुरेटेड बॉन्डिंग है इस जगह पे। तो सैचुरेटेड का मतलब है इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन शुड बी सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी शुड बी सेटिस्फाइड। और अनसेचुरेटेड में हमने कहा है कि इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन शुड बी एनी वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द चेन। एक चेन के अंदर अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है तो उसके लिए हमने ये चीज कही है। अब अगर जो है हम आगे आए तो हमारे पास कुछ और चीजें हैं जो हमारे पास हैं बेटा, वो हैं जो है बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स जिसको आप कहते हैं। जिसकी डेफिनेशन केमिस्ट्री वाले टीचर्स आपको जरूर बताते होंगे, मगर हमारे पास भी इसकी डेफिनेशन दी गई है, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन दी गई है। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब ये है कि लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन को लूज करें या शेयर करें या उसके बाद गेन करें। तो ऐसी कंडीशन हम केमिकल बॉन्डिंग किस चीज को कहते हैं, लूजिंग, gaining and sharing of electron। losing,
gaining and sharing of electron, losing of electron, losing, gaining and sharing of electron। आपके पास जो है एक क्लिप दिया गया है और उसके अंदर ये क्लियरली आपको बताया गया है कि लूजिंग, गैनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब गैनिंग, लूजिंग एंड गैनिंग वाला मैकेनिज्म होता है तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं दैट नोन एज आयोनिक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन होते हैं, एक क्लिप आपके बुक में दिया गया है छोटा सा, उसके अंदर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि एक होता है, बॉन्ड के दो टाइप होते हैं केमिस्ट्री के लिहाज से। वन इज द आयोनिक बॉन्ड जिसमें लूजिंग एंड गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मीन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है तो दूसरा ले रहा होता है। और दूसरा जो है बेटा ये कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके लिए हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिकल बॉन्डिंग के दो टाइप्स हैं, वन और उसके बाद ये टू। आप लिख सकते हैं कि टू टाइप्स जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ज्यादा तो केमिस्ट्री वाले ही आपको इसकी ज्यादा डिटेल स्टडी करवाते हैं क्योंकि उनका पूरा जो है सिलेबस इसके ऊपर है। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब है लूजिंग, गैनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन शेयर करे, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ अपनी कॉम्बिनेशन बनाए तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड है। तो इसके दो मेन टाइप हैं, वन इज द आयोनिक बॉन्ड जो लूजिंग और गेनिंग करते हैं, और दूसरे होते हैं शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या है कि ये वाली जो शेयरिंग हो रही है कार्बन और कार्बन के बीच में, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इनको हम नाम देते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, दैट पॉसेस द कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑलमोस्ट जो है ये ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन organic compounds and are more energetic। मीन्स जब इनको हम ब्रेक करते हैं इनमें से हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। तो इस वजह से हमारा खाना जो है, ज्यादातर डाइट का जो ज्यादा डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या इन चीजों के ऊपर है। क्योंकि हमें पता है कि जब इनको हम ब्रेक करेंगे तो इनमें से हमें ज्यादातर जो है एनर्जी मिलेगी, ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी मिलेगी। दोबारा सुन लें, केमिकल बॉन्डिंग हम कहते हैं लूजिंग, गैनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड कहते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन लूज हो, इलेक्ट्रॉन गेन हो, उसको हम नाम देते हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड है। और फिर उसके बाद शेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के बीच में शेयरिंग हो, या इस तरीके से कुछ ऐसे एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, एक दूसरे के साथ शेयरिंग सिस्टम डेवलप करें, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बायोमोलिक्यूल्स वी हैव टू डिस्कस हियर दैट पॉसेस कोवेलेंट बॉन्ड, मीन्स उनमें ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर एनर्जेटिक, ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और इसमें से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में आपका क्लास छोटा कर दिया इन्होंने, तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं देख लूँ टाइम एक मिनट। अभी टाइम है। तो इस तरीके से हम अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट इज द प्रोटीन। ये क्या है बेटा, दीज आर द प्रोटीन। प्रोटीन्स आप जानते हैं कि प्रोटीन आपकी हमारी बॉडी का जो है मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है।
प्रोटीन वर्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था बेटा बर्जीलस ने 1838 में। प्रोटीन वर्ड इंट्रोड्यूस बाय, प्रोटीन जो वर्ड है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया था? बर्जीलस ने 1838 में, बर्जीलस ने। और प्रोटीन इज अ इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल, और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जिस बंदे ने वर्क किया था दैट वाज द मोल्डर। मोल्डर 1883 में बर्जीलस इंट्रोड्यूस द नेम प्रोटीन। प्रोटीन हमें किस किस चीज से मिलते हैं? यू कैन सी द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन दैट आर शोन ऑन द स्लाइड। आप देख सकते हैं कि चने हैं, इसमें से गोश्त है या फ्लैश है, मीट है, या पल्सेस दालें जो होती हैं वो ज्यादातर दैट आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमें प्रोटीन नॉर्मल क्वांटिटी में ज्यादातर खाना चाहिए, क्योंकि आपके हेयर्स इसमें से बनते हैं, आपके जो नेल्स हैं इसमें से बनते हैं, आपके मसल्स इसमें से बनते हैं, आपके हार्मोन्स ऑलमोस्ट इसमें से बनते हैं। तो ऑलमोस्ट जो ज्यादातर चीजें हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं दैट आर द बिकॉज ऑफ प्रोटीन, बिकॉज इट फॉर्म 50% ऑफ योर ड्राई वेट। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो वेट है उसमें से आप पानी को रिमूव कर दें, पानी को अलग कर दें, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग जो पोर्शन है उसका 50% आपका प्रोटीन से बना हुआ है। ये देख लें, मैं आ रहा हूं इसकी तरफ, तो फिर आपको ये भी आप देखें कि ये सोर्सेज हैं आपके प्रोटीन के, सोर्सेज हैं। दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, यू कैन सी हियर। अब आप इस चीज को बेटा अलीजा आप बंद कर दें, वीडियो बंद कर दें, वरना मैं ऑफ कर दूंगा आपको। तो प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्लांट के जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के, आप इस तरफ देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो हैं दैट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो इसमें ग्वानोआ है या टोफू या डिफरेंट टाइप के बीन्स हैं, ऑलमोस्ट लेग्यूम, फली वाले जो प्लांट हैं, फली जिसमें लगती है, फलियां जिसमें लगती हैं, उनके अंदर जो दाने होते हैं जैसे मटर हैं या उसके बाद ग्राम है, तो दैट आर द गुड सोर्स ऑफ आवर बॉडी रिक्वायरमेंट। और इसके बाद ये एनिमल सोर्सेज आपको दिखाए गए, एक तरफ दिखाए गए एनिमल सोर्सेज और दूसरी तरफ है जो प्लांट से हमें प्रोटीन्स मिल रहे हैं। तो प्रोटीन्स आर द गुड सोर्स ऑफ योर बॉडी डेवलपमेंट, या आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिहाज से इसको हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आ रहा हूँ इस प्रोटीन की तरफ, हम प्रोटीन को डिस्कस करते जाएंगे। प्रोटीन का वर्ड बर्जीलस ने 1838 में इंट्रोड्यूस कराया था, और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था मोल्डर ने इंट्रोड्यूस कराया था। और प्रोटीन्स जो है बेटा, प्रोटीन्स वर्ड की मीनिंग है, वर्ड प्रोटीन मीन फर्स्ट रैंक, it form 50% of our body dry weight। ड्राई वेट का मतलब क्या है? आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर रिमेनिंग मटीरियल इज नोन एज अ ड्राई वेट। वाटर को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है पानी का, सॉरी ड्राई मटेरियल का, आफ्टर द ड्राई वेट का मतलब है ड्राई वेट।